नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब, अगर आप हमारा थंबनेल देखकर इस वीडियो को देखने आए हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। और आपको मैं पहले ही बधाई दे देता हूं कि जो 50% बीएसटीसी यानी प्री बीएसटीसी एग्जाम में शिक्षण अभिरुचि से संबंधित आने वाले हैं वो आपके ठीक ढंग से अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। आप जितना भी ये वीडियो जाए, 1 घंटे का, सवा घंटे का, आप मेरे साथ बने रहना। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि मैंने मोस्टली देखा है कि हर कोई टीचर, हर कोई अध्यापक ये कोशिश कर रहा है कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिए जाएं, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिए जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है। शिक्षण अभिरुचि का ही मतलब कुछ और है, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का ही मतलब कुछ और है। तो दोस्तों, आज हम इसको बिल्कुल एकदम जितना हल्का हो सके उतना हल्का करके पढ़ेंगे। आपको मैं 2-4 किताबों का जो है सबका इकट्ठा करके एक मसाला देने वाला हूं। आपके हाथ में एक पेन और एक कागज हो तो बहुत बढ़िया है, अगर ना हो तो भी बहुत बढ़िया है। बस आप बड़े गौर से सुन लेना, और जो आपका आगे एग्जाम होने वाला है प्री बीएसटीसी का, उसके प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ना। आपको हमारी याद आ ही जाएगी और वो अटेम्प्ट जो आप करोगे, सवाल जो प्रश्न, वो शिक्षण अभिरुचि का एकदम ठीक होने वाला है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम हमारा सब्जेक्ट शुरू करते हैं और बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो है टॉपिक, ये हमारा सब्जेक्ट जो है, ये दोस्तों इसका नाम है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि यानी इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सर, आखिरकार इसका मतलब क्या होता है शिक्षण अभिरुचि का? मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाता हूं, आप बड़े ध्यान से समझना। शिक्षण का मतलब सीधा सा है कि भैया शिक्षा या सीखना। शिक्षण का मतलब क्या होता है? शिक्षा, या हम कह सकते हैं सीखना कह सकते हैं, और हल्का करें तो शिक्षा का भी एक मतलब यही होता है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। अभिरुचि का क्या मतलब होता है? अभिरुचि का मतलब होता है साहब कोई ऐसा कौशल हासिल करना। कौशल हासिल करना, कोई अच्छा आपके पास क्या हो, कोई एक ऐसा जुगाड़ हाथ आ जाए। अगर आम भाषा में बोलो, आप कहोगे मार साहब आप शब्दों में घुमा रहे हो, आप हमें ठीक ढंग से बता दो एग्जाम्पल देके। देखो, एक होता है बेटा अभिरुचि और एक होता है रुचि। अगर मैं बात करूं रुचि की, इंटरेस्ट की बात करूं, और ये होता है एप्टीट्यूड, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने अक्सर घर में एक 8 डब्बे वाला बॉक्स देखा होगा इस तरह से, जिसमें हम हाथी, घोड़े, ऊंट, राजा, रानी सब लगाते होते हैं। आपने कहा हमारे साहब बिल्कुल, उसको क्या नाम देते हैं? उसको शतरंज कहते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं बेटा, कि आपका शतरंज में तार्किकता बहुत अच्छी है, आप शतरंज खेलने में महारत हासिल है, आपको बहुत तगड़ा शतरंज खेलते हो, परंतु आपकी रुचि नहीं है। तो जो आपके पास शतरंज खेलने का कौशल है, उसको हमने क्या कह दिया है? आपको अभिरुचि नाम दे दिया गया है। और अगर मैं बात करूं रुचि की, तो आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं खेलोगे, आपकी रुचि नहीं है। वैसे ही आप क्रिकेट, बैडमिंटन या किसी अन्य खेल पे बात कर लो। अक्सर अगर मैं आपको कहूं तो देखो, आपके पास पढ़ने की तो तार्किक क्षमता बहुत तगड़ी है, पढ़ तो आप बहुत तगड़े लोगे, पर सर हमारी रुचि नहीं है। आप इस तरह से भी इस बात में अंतर समझ सकते हैं। अभिरुचि और रुचि में आप फर्क समझ गए। तो अब हम आपको बताते हैं शिक्षण सीखने की या कौशल हासिल करने की हम कह सकते हैं। अब बेटा क्या है, मैं आपको एक और चीज बताता हूं इसमें। आप कहोगे सर बताओ, तो मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि शिक्षण अभिरुचि को प्री बीएसटीसी में क्यों डाल दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये सवाल बनता है। तो इसकी वजह यह है दोस्तों कि प्री बीएसटीसी के बाद आप बीएसटीसी में एडमिशन लोगे, और प्री बीएसटीसी में जब एडमिशन लोगे तो आपको सिखाया जाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। आप तो एक मार साहब बनने वाले हैं ना, आप तो एक टीचर बनने वाले हैं, तो बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये आपको सिखाया जाएगा, आप में ये कौशल पैदा किया जाएगा। तो इससे पहले ये पेपर के माध्यम से आपकी इस अभिरुचि को जानना चाहते हैं कि आप में कितना का कौशल है सीखने और सिखाने का, चीज़ों को हासिल करने का। तो ये बच्चों में भी डेवलप करनी पड़ेगी आपको अभिरुचि। तो हो सकता है कोई बच्चा ये कह दे बहुत इंटेलिजेंट हो, जब आप कल को मास्टर साहब बन जाओ और 5वीं या 8वीं तक के आप रीट L1 और L2 पास करके किसी स्कूल में पहुंचो, एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, 40 में से 35 निहायत ही इंटेलिजेंट है, कल को इसरो के चंद्रयान 13 वही भेजने वाले हैं, ऐसे बच्चे बैठे हैं,
परंतु वो पढ़ते नहीं है, रुचि नहीं है, तो आपको रुचि पैदा करनी पड़ेगी ना, उनका इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, और वही आपका कौशल है। तो इसीलिए ये पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप मार साहब बनने वाले। तो ये जो अभिरुचि है, अगर मैं कहूँ उन बच्चों के लिए, अगर मैं बात करूं, उन बच्चों में आपको बहुत सारे सुधार लाने की जरूरत पड़ेगी, आपको उन बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो उससे पहले आप में भी वो क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आप में होगी तभी तो आप आगे बच्चों को दे पाओगे। अदरवाइज देखो क्या होता है कि राजा जी खुद तो बैंगन खाए लोगों को परहेज करे, वो वाली बात हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जब आपके पास कुछ होगा तभी तो आप किसी को बांटोगे। तो आपके पास अगर कुछ कौशल हासिल करने की क्षमता है तो आप उन बच्चों तक पहुंचा दोगे। इसके अलग अलग रास्ते होते, आगे चल के आप बाल मनोविज्ञान भी पढ़ोगे, बाल मनोविज्ञान भी पढ़ोगे, ऐसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे। आप स्कूल मैनेजमेंट भी पढ़ोगे, जो इसी शिक्षण अभिरुचि का ही एक तरह से हिस्सा होता है। तो इसीलिए ये पढ़ाया जाता है। अब आप कहोगे मास्टर जी फिर इस शिक्षण अभिरुचि के बारे में कंप्लीट अगर हम जानकारी चाहें तो किस तरह से जान सकते हैं? तो बेटा इसमें क्या होता है, एक टॉपिक लगता है आपके सामाजिक परिपक्वता, परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता। दूसरा इसी का एक हिस्सा आता है समाजीकरण। एक बेटा इसमें आप पढ़ोगे नेतृत्व। इसके बाद एक टॉपिक आप पढ़ोगे संप्रेषण, है ना। और इसके साथ ही आप एक आध कोई चैप्टर और पढ़ लोगे, जैसे कहते हैं ना कि उनका इंटरनल कंपटीशन कितना होता है, टीचर के प्रति क्या सोचता है, ऐसे कुछ एक चैप्टर पढ़ेंगे। आज जितनी देर का दोस्तों ये वीडियो चलने वाला है, उतनी देर आराम से सुनते रहना। खूब सारे चुटकुले आएंगे, खूब सारी बातें, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग, आपको कुछ भी ज़्यादा असहज होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे यहाँ से शिक्षण अभिरुचि बच्चे पढ़ के गए हैं वो बिल्कुल टेंशन फ्री होके गए हैं। बोले कि साहब हमारे इसमें 50 में से 50 आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता, कॉन्फिडेंट रहो। आपके दिमाग देखो, मैं 50% बता भी दूंगा तो क्या हो जाएगा, उनसे कोई संबंधित थोड़े ना आएगा। आपके मैं दिमाग को इतना डेवलप कर देना चाहता हूं कि जो भी प्रश्न आए, जैसे मैं आपको कह दूं कि अगर कोई एक बच्चा स्कूल में आता है और वो होमवर्क करके नहीं आता, हर रोज होमवर्क करके नहीं आता, तो आप निम्न में से क्या करोगे? एक प्रश्न है, एक बच्चा हर रोज स्कूल में होमवर्क करके नहीं आता है, तो निम्न में से क्या करोगे? ऑप्शंस ए, आप उसे डांटोगे। ऑप्शंस बी, आप उसे ऊंधो लटका लोगे। ऑप्शन सी, आप उसे प्यार से समझाओगे। ऑप्शन डी, आप उसे पास बिठाकर लिखवाओगे। अब आपको मास्टर जी मान तो यहाँ आगे कि ऊंधो लटका लेना चाहिए, भी नहीं तो वो माने कोई नहीं। पर बात ये नहीं है, बात ये है कि सबसे अच्छा ऑप्शन है कि उसे पास बिठाकर प्यार से आप लिखवाओ, उसका इंटरेस्ट पैदा करो, उसकी रुचि पैदा करो कि होमवर्क करने से क्या ऐसा होने वाला है जिससे वो एक महान इंसान बन जाएगा आगे चलकर। तो ऐसे हैं छोटे छोटे सवाल, ऐसे ही आएंगे। आप प्री BSTC के बच्चे हो, कहाँ आपको मनोविज्ञान टाइप के प्रश्न पूछे जाने वाले, वही पूछे जाएंगे जितना आपका स्तर है, जितना आपका लेवल है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम सामाजिक परिपक्वता, समाजीकरण, ये लक्ष्य में, दक्ष में, आप हजारों तरह की किताबों में इधर उधर कंफ्यूज रहते हो ना, वो सारे टॉपिक आज आपको इसी 1 घंटे में करवाए देंगे। बस मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपको विद्या पढ़ाई की कसम लगेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है और आपने अपने स्टेटस पे नहीं डाला तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। हमारी तरफ से खूब सारा ढेरों आशीर्वाद, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होने वाला है। चलो अब आप कहोगे मास्टर जी बातें खूब हो गई, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है बेटा क्या? सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा सामाजिक परिपक्वता। किसको कहते हैं? देखो इसमें बड़ा मैं छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करके लाया हूँ। व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन कर सके, जैसे संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक। अब इन शब्दों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं तो सिंपल सा आपको कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन कर सके तो वो क्या होता है? वो सामाजिक परिपक्व व्यक्ति होता है। उनमें क्या होता है? संज्ञानात्मक होता है, यानी कि उसका क्रम दर क्रम विकास होता रहे, आगे बढ़ता रहे, भावनात्मक भी उसका जुड़ाव हो, और अगर मैं कहूँ मनोक्रियात्मक, यानी उसके मन के अंदर चलने वाली क्रियाओं का, उसके मन के अंदर चलने वाले विचारों का भी आदान प्रदान समाज के साथ होता रहे। समाज क्या है बेटा? आप क्या हैं? आप ये हैं, ये मैं कहता हूँ आप हैं, और आप जिस समाज में रहते हैं, देखो कितनी प्यारी स्माइल है इस बच्चे के, इसके चारों तरफ क्या है? बहुत सारा समाज हो है। अब आप ऐसे समझो सामाजिक परिपक्वता को। अब क्या है कि इस बच्चे का क्रम दर क्रम विकास हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो ये समाज के और लोग हैं,
ये समाज के बहुत सारे लोग हैं, आपके मम्मी पापा पड़ोसी गांव वाले सब आए हुए हैं बेटा। तो इन सब लोगों के साथ जो आपका इन सब लोगों के साथ जो आपका भावनात्मक जुड़ाव है, आपने इसको कहा कि यार कल मैं होमवर्क नहीं करके गया था, मार साहब ने मुझे उल्टा लटका के पीटा। ये आपने अपने भावनात्मक मन में चलने वाली क्रियाओं का आदान प्रदान किया। और अगर इन सब क्रियाओं का आदान प्रदान आप वक्त के साथ रहते कर दोगे तो आपके दिमाग में टेंशन कम रही, मस्त जिंदगी जियोगे, इससे धीरे धीरे अच्छी चीज़ें भी ग्रहण करोगे। बोलिए अच्छा ये काम करने से यहाँ पिटाई होती है तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो समाज के साथ जो आपका आदान प्रदान है अगर वो आप करते जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगी, हम क्या कह सकते हैं, सामाजिक परिपक्वता हो सकती है। इन पक्षों का विकास इस प्रकार करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में संतुलित प्रकार से व्यवहार कर सके, क्योंकि समाज में इस प्रकार का व्यक्ति ही आदर्श व्यक्ति माना जाता है। अगर कोई बच्चा, मैं कहूं किसी व्यक्ति की बात करता हूं दोस्तों, अपने आप पे ले लो, अगर उसे कितना भी गुस्सा आ जाए, मम्मी ने उसे 4 बार डांट दिया और वो डांटने, अच्छा चारों बार उसकी गलती नहीं थी, या पापा ने 4 बार डांट दिया कि तू सारा दिन गेम में लगा रहता, मोबाइल में लगा रहता, पर पापा अनपढ़ है, हमारे खेत जाने वाले जमींदार किसान है, बन के ठा कि भाई छोरो मार ली छोरी तो आज नितिन सर की शिक्षण अभिरुचि क्लास लगाने ला रहे, बन कौन बेरो बे थाने बार बार रोड़ा करेगा। और जब वो आपको डांट लगाएंगे तब क्या होगा, आपके मन में भावनात्मक गुस्सा आएगा, आप एकदम गुस्से में आ जाओगे, बोले घड़ी घड़ी मने क्यों कहे, तो ऐसा तो है नहीं बोले कन्ने पड़े लोटो दो डेढ़ गए खींच के सिर गए मां, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आपको संतुलित रखना है, आपको वो व्यवहार संतुलित रखना है, आपके दिमाग की क्रियाओं को संतुलित रखना है। आपके मन में ऐसा नहीं है कि पास में पड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट आपने उठाया और दे मारा किसी के सर में, आपका दोस्त बार बार आपके साथ गोचेबाजी कर रहा है। यानी कि आपको एक महान और आदर्श व्यक्तित्व के लिए आपको अपने गुस्से को कंट्रोल रखना होगा, यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखना होगा, मन में चलने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करना होगा और उनका एक संतुलन बनाना होगा। जितना आप संतुलित बना के चलोगे उतना आदर्श और उतना ही महान व्यक्तित्व निकल कर बाहर आएगा और आप समाज के सबसे अच्छे आदर्श बेटे या बेटी कहलाओगे। फिर लोगों के माँ बाप कहेंगे वो देख फलानियों वो छोरो या छोरी तेरे के ठाके गोली पड़ रही है, तू बीबर को क्या मी को नहीं मान तो ठाई को नहीं, वो तो बहुत ही शानो छोरो है। तो वो जो शानो छोरे की बात करानी आप, वो क्या है, वो आदर्श व्यक्तित्व की निशानी है। और इसी को वो जब वो बच्चा धीरे धीरे आगे चल के एक अच्छा आदमी बन जाता है, जैसे आपके समाज में कोई बहुत बढ़िया आदमी होता होगा, उस आदमी को देखकर आपके परिवार वाले कहते होंगे काश हमारा बेटा या हमारी बेटी उसके जैसा बन जाए, तो वो आदर्श व्यक्ति है, यानी कि सब उसके जैसा। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, बचपन से मेरे आदर्श रहे, मैं भी उनके जैसा बनना चाहता था। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जो इन सब चीज़ों में समाज के साथ जो आदान प्रदान करके रखता है वही व्यक्ति क्या होता है, आगे चलकर आदर्श व्यक्ति बनता है, समाज का अच्छा व्यक्ति बनता है, फिर वो और दो चारों को अच्छा बनाता है। इसी को हमने सामाजिक परिपक्वता का नाम दिया है। अच्छा, समाज में परिपक्व व्यक्ति की उपाधि प्राप्ति निम्न 4 पक्षों से होती है। देखो इसमें क्या होता है, इन 4 पक्षों से होती है, शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और मैं कहूँ सामाजिक पक्ष से होती है। देखो बेटा क्या होता है ना, ये तीनों के तीनों आपको जेनेटिक यानी अनुवांशिकी मिलते हैं। अनुवांशिक मैं बताता हूँ आपको कैसे, ये अनुवांशिकता के साथ मिलते हैं, परंतु ये सामाजिक पक्ष आपको समाज से मिलता है। मार साहब वो कैसे, शारीरिक आप हो सकता है कि बेटा शरीर से कमजोर हो, मोटे हो, पतले हो, ये सब आपका कह सकते हो कि ये अनुवांशिकता का है। मानसिक पर भी कुछ हद तक आपका जेनेटिक इम्पैक्ट रहता है। जैसे अगर किसी एक बच्चे के, अगर मैं कहूँ कि दादी जी या नानी जी या उनसे भी पुरानी पीढ़ी में कोई अगर थोड़े अल्प बुद्धि या मंद बुद्धि उनकी दादी जी थी या दादाजी थे, तो कई बार क्या होता है कि 2-4 पीढ़ी के बाद में उसकी मानसिक जो स्थिति होती है वो कमजोर होती है उस बालक की, वो भी मंद बुद्धि पैदा हो जाता है। संवेदनात्मक यानी कि उसके अंदर की भावनाओं का आदान प्रदान भी हो सकता है कि उसकी मम्मी इंट्रोवर्ट रही हो, इंट्रोवर्ट यानी अपने आप में दबे हुए लोग, है ना, तो ऐसे लोग हों, या उसने जिससे भी सीखा वो जेनेटिक इम्पैक्ट आ जाता है। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं डरे हुए महसूस करते हैं। परंतु ये जो सामाजिक पक्ष होता है ना बेटा, ये समाज के द्वारा दिया जाता है बचपन से लेकर बड़े होने तक। तो ये आपके अनुवांशिकता के साथ मिलते हैं ये 3 पॉइंट, और सामाजिक जो पक्ष होता है वो बेटा आपको समाज के साथ मिलता है, ये समाज आपको सिखाता है। ठीक है, तो मास्टर जी आगे बढ़े। बिल्कुल। अब देखो क्या है, व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनने के लिए विभिन्न चरणों से होते हुए सामाजिकरण की प्रक्रिया से
द्वारा सामाजिक परिपक्वता प्राप्त होती है और इसकी प्रारंभिक सीढ़ी है समाजीकरण। देखो क्या कह रहा है ये, हमें बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि समाजीकरण ही प्राथमिक सीढ़ी है। अगर कोई आदमी सामाजिक परिपक्वता को हासिल करता है, और मैंने क्या बताया सामाजिक परिपक्वता के लिए, जो आदमी आदर्श व्यक्ति बन जाता है, जिसका संतुलन होता है अपने भावनात्मक, मनोक्रियात्मक और संज्ञानात्मक इन सब चीज़ों पर, तो वही आदमी आदर्श होता है, जिसको देखकर हमारे घर वाले कहे तू भी बरगो बन जाई, मैं तो हाथ जोड़ा भगवान का आगे, बस भाई बात है। तो वो भी बरगो बन जाई, वो आदमी सामाजिक परिपक्व है, आदर्श है आपने खातर। तो व्यक्ति की आदर्श प्राणी बनने के लिए विभिन्न चरणों से होते हुए गुजरना पड़ता है, और जब ये इन विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, तब इन चरणों को हमने क्या नाम दे दिया, समाजीकरण की प्रक्रिया, है ना। और इसी से प्राप्त होती है। आगे चल के समाजीकरण भी पढ़ेंगे हम। समाजीकरण जो होता है ना, वो सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक सीढ़ी होता है। ठीक है, तो मास्टर जी इसका जिक्र करो ना, फिर समाजीकरण होता क्या है। बिल्कुल करते हैं। पहले आप देखो कि सब समाजीकरण के प्रशिक्षण के लिए अनेक विधियां हो सकती है, इनमें से कुछ विधियां निम्न है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समाजीकरण के बारे में बता देता हूं बेटा। पहले देखो देखो क्या होता है कि अगर मैं, हमारी स्लाइड ये रही, हाँ, मनुष्य को एक दूसरे से संपर्क में आने तथा एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। हमने क्या बताया, एक दूसरे के संपर्क में, मैं आपके संपर्क में आया, आप मेरे संपर्क में आए, हमने एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। मेरे कुछ गुण आपने लिए, मेरे कुछ अवगुण भी ले जाओगे, आपके कुछ अवगुण मैंने ले लिए, कुछ गुण आपके ले लिए मैंने, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ है, हम क्या कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। एक दूसरे के संपर्क में आने से हम एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। बालक को संस्कारी बालक के रूप में बदलना ही समाजीकरण है। एक बालक पैदा हुआ, उदंड है, उद्यमी है, कुछ भी करता है, बंदर से ज्यादा, लंगूर से ज्यादा फुदकता रहता है, कभी इधर कभी उस दीवार पे। 5 मिनट का मौका मिला कि किचन सारी बर्बाद। माँ आई 2 मिनट बाद में देख के रसोई को तो हाल बस पूछो ना थे। कई बार यहाँ करते, कई टापर हुआ है, बहुत तकड़ा जोर का ही हुआ है, विन्यारा ही हुआ है। तो उस बालक को संस्कारी बालक बनाने का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसी को समाजीकरण कहते हैं। अगला देखो, समाज के मान्य नियमों, रूढ़ियों और परंपरा के अनुसार बालक के व्यवहार को डालने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। समाज हमारा ये कहता है कि बेटा सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, स्कूल जाओ, मंदिर जाओ, पाठ पूजा करो, सब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो, और स्कूल में गुरुजनों के साथ बड़े प्यार से बोलो, जितना आपको होमवर्क दिया जाता है उतना होमवर्क करो। ये सारी चीजें जो बच्चा करता है, जो इन सभी परंपरा के अनुसार जो काम हो रहा है, घर में दादाजी के पैर दबाओ, दादाजी को टाइम पे टेबलेट दो, ये सारे जो काम हो रहे हैं, ये सारा समाजीकरण कहलाता है। मानव कल्याण के लिए एक दूसरे की सहायता करना भी समाजीकरण है। समाजीकरण समझ गए ना। अब हम टेंशन नहीं लेते, बोले मास्टर जी आ जाओ वापिस अपनी जगह पे। ठीक है, समाजीकरण की प्रशिक्षण के लिए अनेक विधियां हो सकती है। इनमें से कुछ प्रमुख विधियां है, उपदेश देना, अनुकरण करना, पहचान करना और पुरस्कार एवं दंड देना। देखो अब आप यूं सोचो, आप एक मास्टर हो। अब मास्टर हो तो आपके पास बेटा बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास में, क्योंकि बीएसटीसी करने के बाद आप रीट क्लियर करोगे, रीट क्लियर करने के बाद आप क्या करोगे, तृतीय श्रेणी मुख्य अध्यापक परीक्षा पास करने वाले हो। और जैसे ही उस मेरिट में आपका नाम आएगा, उसके साथ ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपका सिलेक्शन होगा, आपके सामने क्लास में बहुत सारे बालक बैठे। अब आप जानते हैं कि इन बालकों को समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजारना है, क्योंकि गांव में क्या होता है, अक्सर मम्मी पापा सुबह खेत चले जाते हैं, इसीलिए बच्चे आपके पास आते हैं पढ़ने लिखने के लिए। और आप भी अगर मोबाइल में पबजी खेलकर वापस घर आ जाओगे, तो वो बच्चे समाजीकरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरने वाले। इसीलिए सरकार ने आपको अध्यापक या अध्यापिका के पद पे सिलेक्ट किया है, और आप पेपर पास करके आए हो, तो आप उन बच्चों को समझाओ। तो क्या है कि समाजीकरण की प्रशिक्षण के लिए अनेक विधियां। तो पहली, उपदेश देना या उपदेश द्वारा शिक्षण। सुबह सुबह प्रेयर होती है, प्रधानाचार्य जी आ गए, उन्होंने आपको कहा मैडम या सर आज बच्चों को आप उपदेश दे के समझाओ कि क्या करना है। आपने बड़े बड़े उपदेश दिए। दूसरा कि अगर क्लास में पहुंच गए, 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपने उनको कहा कि 2 भाई जब झगड़ा करते हैं तो बड़े होकर उनके बीच में कभी प्यार नहीं होता। आप भांति भांति की कहानियां सुनाते हैं, भांति भांति के किस्से सुनाते हैं। उपदेश देकर अगर आप समझाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, ये उपदेश देने की एक विधि होती है, यानी बोल कर समझाना, किसी को चीजों के बारे में बताकर समझाना उपदेश देना होता है। अनुकरण में आपको पता चल गया कि बालक बहुत छोटा है, समझ नहीं रहा है, अब इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से समझ जाए। तो अनुकरण का मतलब होता है, आप अपने घरों में आसपास आपने कोई 1.5, 2, 5 साल का बालक देखा होगा,
अब वो जो 2 4 5 साल का जो बालक होता है ना, वो बड़ा उदंडी होता है साहब। अब उसको 2 मिनट मिल जाए मटके तोड़े आता है, जो पौधे होते हैं उनको उखाड़ देता है। अब आप क्या करोगे, उस बालक को सिखाने के लिए अनुकरण करोगे। उसी बालक को आपके स्कूल में भेज दिया। अब वो आया, मास्टर जी की चेयर तोड़ रहा है, मास्टर जी की चेयर को पटक रहा है, पेन तोड़ दिया, और उसने सारे पौधे उखाड़ दिए। तो आप टीचर होने के नाते ऐसा थोड़े ना है कि बन जा मुर्गा, अब देख तेरी मैं धुनाई करता हूँ। ऐसा नहीं है। छोटा सा प्यारा सा बालक है, वो जानता ही नहीं है ये चीज़ें गलत है कि सही। तो आप उसे अनुकरण करवाओगे। आप क्या कहोगे, ये ले एक तू भी खुरपी ले, एक खुरपी मैं भी लेता हूँ। छोटा सा खुरपी उसके हाथ में, जो बहुत ज़्यादा नुकीला और तेज ना हो, और आप पौधों के पास में बैठ के मिट्टी बाहर निकाल रहे हो। आपने कहा ये पौधे होते हैं बेटा, इससे हमें अच्छी अच्छी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, उसको समझा रहे हो। आप भी कर रहे हो, वो आपको देख के कर रहा है। आपने पानी डाला, वो भी पानी डाल रहा है। आपने अगले दिन आके कहा उसको, गुलाब के पौधे को, कि हेलो गुलाब कैसे हो, बहुत अच्छे हो क्या। अब वो भी हेलो गुलाब कह रहा है, उससे भी उस पौधे से प्रेम हो रहा है। तो आपने उसे अनुकरण करके समझा दिया। वो बच्चा समझ रहा है इस बात को कि अच्छा मैम ऐसा कर रही है, सर ऐसा कर रहे हैं, तो हमें भी करना पड़ेगा, है ना। तो वो अनुकरण कर रहा है। आपने एक कहानी सुनी होगी बेटा, वो कौन सी, बोलेंगे मास्टर जी ये सुना दो, पढ़ाओ मत हमें तो, है ना। कहानी कितनी मर्जी सुना दो मास्टर जी। देखो एक बार क्या था कि इस तरह से एक ये पेड़ कर लो, और इस पेड़ की ये खूब सारी जड़ें, और ये यहाँ पे कुछ घास उगी हुई थी। अब एक टोपी बेचने वाला मस्त, है ना, इस तरह से होती है ना, ये लो अपने ये टोपी बना ली, इसके हाथ में खूब सारी टोपियाँ, बैग भर के टोपियाँ। ये जा रहा था, ये आके इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा सुस्ता लिया। तो भाई साहब क्या है कि थोड़ा सा सो गए आराम से, है ना। और ये इनकी टोपी इनके पास थी, और ये आराम से सो गए। इस पर कुछ एक बंदर बैठे थे, उदंडी एक नंबर के। अब ये जो बंदर थे, ये धीरे धीरे नीचे आए और इसकी सारी कैप उठा कर ले गए। अब सारे के सारे इस पेड़ पे बैठे थे, कोई यूं कैप लगाए हुए, कोई यूं कैप लगाए हुए, एकदम बढ़िया वाले मस्त होके। अब ये टोपी बेचने वाला बेचारा उठा, आधे घंटे बाद में तो सारी टोपियां गायब, इसके एक सर पे लगी हुई वो बची हुई थी। इसने सोचा ये तो गलत हो रहा है काम, इसीलिए तो कहते हैं बच्चा बंदर जैसा होता है। मैं बताता हूँ कैसे। फिर इसने काफी देर दिमाग लगाया कि यार मुझे टोपी दे दो, ये वो बंदर काय की टोपी दे दे, नहीं दे रहे थे। इसने सबसे पहले क्या किया, टोपी हाथ में ली, इसने यूं घुमाई, बंदरों ने भी उठाई, अपने हाथ में घुमाई। इसने इस हाथ से इस हाथ में ली, फिर घुमाई, इसने फिर घुमाई, इसने फिर वापस पहन ली, बंदरों ने भी पहन ली। इसने फिर उठाई और फिर यूं उल्टे हाथ से घुमाई, कुछ उल्टे हाथ से घुमाई। कुछ देर उसने अनुकरण करवाया, यानी उन्हें बंदरों को कहा कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करो। तो बंदर क्या उसका पालन कर रहे थे, जैसे वो कर रहा था वैसे। उसने फिर वो टोपी उठा के सर से और नीचे फेंक के मारी, सब बंदरों ने नीचे फेंक के मारी। उसने अपनी सारी टोपियां समेटी, बैग में डाली और चला गया। ये क्या था, अनुकरण था। बालक भी बेटा अनुकरण का ही मतलब समझता है, और अगर मैं कहूं वो फॉलो करता है। दूसरा बेटा, उसकी कुछ पहचान बताओ, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताओ, कोई आदर्श व्यक्तित्व के बारे में बताओ, तो वो उसको कहा जा सकता है कि बेटा ये गलत होता है, ये सही है। सब चीज़ों में पहचान करना भी सिखाओ। इन सब चीज़ों से पार ना पड़े और वो फिर भी होमवर्क ना करके लाए, तो आप क्या करोगे, उसे ये कहोगे कि कल अगर तुम होमवर्क पूरा करके लाओगे तो एक टॉफी मिलेगी। अब वो बच्चा कहेगा ठीक है मास्टर साहब। उसने एक दिन तो टॉफी खाई, अगले दिन बोलेगी ये तो एक ही मास्टर साहब तो एक ही टॉफी देता है, हम तो नहीं करेंगे। अब वो फिर भी नहीं मान रहा, हर रोज नहीं मान रहा। तो अगर जरूरत पड़े, कम से कम मैं कह रहा हूं, कल को आप मास्टर हो गए, आपको कुछ याद ना रहे रहे पर आप कहीं कह दो, बोलेंगे नितिन सर ने कहा था दंडित भी कर सकते हो, और आप जैसे ही होमवर्क ना करके आए उसको उल्टा लटका लो बेचारे को। ऐसा नहीं है, मुर्गा बना लो, हैंड राइज करवा दो बच्चियों का। ऐसा कुछ नहीं करना, बकवास बातें नहीं करनी। कल को आप अध्यापक बनने वाले हो, आप उनको पहले पुरस्कार दो, जरूरत पड़ने पर दंड दो, और बहुत हल्का दंड दो। जैसे आज के स्कूल के पानी के मटके ये आलोक भरेगा, अतुल भरेगा, ऐसे कुछ कर सकते हो आप। तो ये दंड देना ही हुआ एक तरह से। तो आप हल्के कार्यों के माध्यम से उसे सिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम देखें सामाजिक परिपक्वता हेतु सामाजिक अभिकरण। अच्छा, अभिकरण यानी कि वो किन किन चीजों से होकर इन सामाजिक परिपक्वता को हासिल करता है। तो दो चीजें होती है बेटा, एक प्राइमरी सोर्सेज होता है यानी प्राथमिक स्रोत, एक द्वितीयक स्रोत। बहुत कंफ्यूज होना नहीं है। देखो सामाजिक परिपक्वता हेतु क्या होता है, समाजीकरण में सबसे पहले परिवार आता है। और अगर मैं इससे भी पहले बात करूं तो बेटा सबसे पहले आती है माता और फिर पिता। छोटा सा बालक सबसे पहले अपनी माता से सीखना शुरू करता है, फिर अपने पिता से सीखता है, फिर वो अपने परिवार वालों से सीखता है। यानी कि सामाजिक परिपक्वता कैसे हासिल करता है, ये प्राइमरी स्रोत आपसे पूछ लिया जा सकता है, निम्न में से प्राइमरी स्रोत सामाजिक परिपक्वता के लिए कौन से होते।
आपने कहा मित्र मंडली, पहले परिवार से, फिर वो अपने मित्रों से सीखता है सारी चीजें, फिर वो अड़ोस पड़ोस से सीखता है, फिर रिश्तेदार से सीखता है, और फिर विभिन्न प्रकार के उत्सव से सीखता है। जैसे परिवार में उसको पता है कि इस हफ्ते में 3 बार खिचड़ी बनती है, 2 बार खीर बनती है, और वो सीख रहा है धीरे धीरे कि इस दिन ये होता है। परिवार में वो देख रहा है कि मम्मा सुबह उठती है जल्दी, फिर उसके बाद वो खाना बनाती है, स्कूल के लिए हमें रेडी करती है, और हमें स्कूल से रेडी होना होता है, परिवार सिखा रहा है। पिताजी शाम को क्या करते हैं, घर पे आने के बाद कुछ देर किताबें पढ़ते हैं, तो वो भी देखता है पिताजी किताबें पढ़ रहे हैं, तो उनको देख के, पिता को देखकर ज़्यादा नहीं तो वो डायग्राम बनाएगा, चित्र बनाएगा, ऐसे दिल बना के कुछ और कुछ पंगे करेगा, अपने दोस्तों को बनाएगा, तो अपने परिवार से सीखता है। दादी जी राम का नाम लेती है, पाठ पूजा करती है, तो वो भी देखता है, अच्छा दादी जी राम का नाम ले रही, तो अपने भी करते हैं जाके ये वाला जुगाड़, और वो फिर पास में जाके उसे मंत्रोच्चारण आए ना आए सूखे होठ हिला के आ जाएगा, परंतु वो दिखावा जरूर करेगा कि भैया मैं भी राम का नाम ले रहा हूँ। तो परिवार सिखा रहा है उसको, मित्र मंडली सिखा रही है। एक दोस्त पहले दिन चॉकलेट खा के आया, उसने कहा ये देख थोड़ा सा खा के देख, स्वाद है, बहुत स्वाद होता है ये जुगाड़। आज तक भाई साहब ने कभी खाया नहीं, छोटा सा बालक की बात कर रहा हूँ, उसने अपने दोस्त से खाया, घर पे आके बोले ला के दो कैडबरी, मुझे तो आज ही चाहिए, है ना, नेस्ले की डेयरी मिल्क। तो अब उसने यहाँ से खाना सीख लिया। अड़ोसियों पड़ोसियों से सीख रहा है, वो किसी पड़ोसियों के घर पे जा रहा है, वहाँ पे कुछ अगर कोई काम हो रहा है तो उसने देख लिया, वो घर पे आके वैसा ही करेगा। अगर रिश्तेदारों के यहाँ पे गया, और रिश्तेदारों के यहाँ पे जाके पता चला कि बुआ जी के यहाँ पे गया, बुआ जी के भी एक छोटा सा बालक था, उसको देखा और वो खिलौनों के साथ खेल रहा है, रिमोट वाली कार के साथ खेल रहा है, वो बच्चा घर पे आके क्या गया, मुझे भी रिमोट वाली कार चाहिए, तो वो वाला मामला हो गया। विभिन्न प्रकार के उत्सव, जैसे दीपावली होली पर बच्चे टाइम से ही लग जाते हैं, बोले पटाखे ला के दो, फुलझड़ी ला के दो, अनार चाहिए मुझे, चक्री चाहिए मुझे, फलानियों चाहिए मुझे, डिमका चाहिए। तो वो कहाँ से सीखता है, उत्सवों से सीखता है। उसे ये पता होता है दीपावली आ रही है, दिवाली आ रही है, अब हमें खाने को ठीक ढंग से मिलेगा, बढ़िया वाली स्वीट आएंगी, बढ़िया वाली मिठाइयाँ, खूब ढंग के पटाखे बजाएंगे, मस्ती मारेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, अगले दिन देर सुबह उठेंगे, फिर सबको राम राम बोल के आना है। ये उत्सवों से सीखता है। अगर मैं बात करूं तो द्वितीयक स्रोत शिक्षण संस्थाएं, यानी कि जैसे 5-6 साल का बालक होता है, 4 साल का, अब उसको बेटा स्कूल भेज दिया जाता है। जब ये स्कूल जाता है तो ये इसकी द्वितीयक हुई। प्राथमिक जो है वो ये हुई। आपको बात मेरी समझ आ रही है? मैं आपको बताता हूं, अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, हमारी क्लास लंबी भी जा सकती है बेटा, तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लेना, रोक लेना, और फिर इसका जो होता है ना शेयर वाला बटन, या इधर लाल वाला जो बटन है वो दबा लो पहले तो, और इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, इधर उधर 2-4 दोस्तों में भेजो कि यार क्या मस्त एकदम अमेजिंग क्लास है, पता ही नहीं चल रहा, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना। और अगर आपकी लिखने की श्रद्धा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हो जाऊंगा। और अगर स्क्रीनशॉट लेने की भी श्रद्धा नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको, सृष्टि, देखो ऐसा में कुछ सोचते ही नहीं, इनके बीच में स्पेस है, आप स्पेस मत देना। और ये जो बेटा है ना, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, बड़ा सिंपल है। ये भी ना कर सको तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हो, उस पर जाके टच करो, सीधा ज्वाइन करो, ये पीडीएफ मिल जाएगी, कंफ्यूज होना ही नहीं है। मैं आपको वैसे ही याद करवा, याद हो रहा है ना, ठीक है। शिक्षण संस्थाएं हो गई। दूसरा देखो, धार्मिक संस्थाएं हो गई। धार्मिक संस्थाएं जैसे बहुत सारे, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, यहाँ से होती है। राजनीतिक संस्थाएं होती है बेटा बहुत सारी, वहाँ से सीखता है वो। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बालक, अब वो बालक नहीं रहा राजनीतिक संस्था के लिए, वो बड़ा हो चुका है ना। और अगर मैं कहूँ सांस्कृतिक संस्थाएं होती है बहुत सारी, जो रामलीला और ये सब चीज़ें करवाती होती है, तो ये सारे द्वितीयक स्रोत हो गए, है ना। अब आता है बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कल को मार्ट साहब बन जाओगे, आप कल को मैम बन जाओगे, तो इसके लिए शिक्षक की एक बच्चे को क्या भूमिका हो सकती है। इसमें सबसे पहले देखो, शिक्षण स्वयं को एक शिक्षक होना चाहिए था बेटा, यहाँ पे शिक्षक स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, यानी उसमें कोई अवगुण बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। मार्ट साहब ऐसे लगने चाहिए, एकदम सूटेड बूटेड होके जाए और एकदम मार्ट साहब से लगे, जाते ही लगे कि हाँ ये है मार्ट साहब। तो बच्चों में ऐसी झलक, एकदम कहते हैं बच्चों में जिज्ञासा पैदा हो जाए, बोले इसके जैसे बनना है। अब मार्ट साहब खुद यूं जा रहे हैं गर्दन लटका के, और फिर वो धीरे धीरे मरे हुए हिलते उलते जा रहे हैं, बच्चे उससे पहले हिलते उलते आएंगे। ऐसा नहीं होता, मार्ट साहब एकदम यूं होके जाएंगे और बिल्कुल प्यार से बोलेंगे, हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग, गुड मॉर्निंग, फलान ढिमका टाइप की आप बातें करो। बच्चे भी हेलो गुड मॉर्निंग सर, आप जा कह रहे हो गुड मॉर्निंग, और फिर आप उबासियाँ खा रहे हो। बच्चे पहले ही 2 उबासियाँ बेचारे सुबह सुबह 6 बजे मम्मा उनको उठा के भेज देती है, वो आपके स्कूल में आ जाते हैं।
तो आप पहले आदर्श बनो। अब देखो, बालकों के व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करें, यानी कि बच्चों में क्या कला है, उसमें ऐसा क्या टैलेंट है, व्यक्तिगत पहचान करो उनकी। और सामूहिक व्यवहारों में, यानी जब वो बच्चा किन्हीं 4 बच्चों के बीच में बैठता है तो उसमें किस तरह का क्या चीज़ों का जो है चेंजेस आ रहा है, उनका अध्ययन करो। बालकों में सामूहिक व्यवहार में वृद्धि है तो उन्हें समूह में मिलना सिखाएं। बहुत सारे शाही बच्चे होते हैं, शर्मीले होते हैं। अब जब आपने देखा होगा कि जब स्कूल होता है तो स्कूल के आखिर में क्या होता है, स्कूल के बाद में सबसे पहले वो होता है ना कि पहले के टाइम में एक सभा बुलाई जाती थी। सभा में कई बच्चे ऐसे होते थे जो सबसे आगे जाके चुटकुले सुनाते थे, और कोई जो है चंडीगढ़ जावन लागी पे कोई नाच गाना सिखा रहा था, और कोई मतलब गाना गा के सुना रहा है, कोई सॉन्ग गा के सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे खूब सारे। परंतु कोई एक बच्चा है जो उस सभा में कभी नहीं आया, वो सबसे पीछे बैठा रहता है। अब उसको वहाँ से उठाकर लाने में टीचर का हाथ होता है। वो उस बच्चे को लाता है और उसको कहता है बेटा चल अपने दोनों मिलके करते हैं। बोले क्या? बोले मैं जैसा कहूँ वैसे ही कर लेना। बोले कुमार साहब मुझे कुछ नहीं आता, आप प्लीज़ धक्का मत करो, मुझे शर्म आ रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, बेचारे के अंदर से आंसू फूट रहे हैं। वो है ना मार साहब मुझे तंग मत करो, मुझे कुछ नहीं आता, सारा स्कूल सामने बैठा है। अब वो टीचर जो होता है, अच्छा अध्यापक, वो कहता है कि बोलो बेटा एक था राजा। वो कहता है मार साहब एक था राजा, एक थी रानी। वो कहता है एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और सबको कहता है बजाओ बच्चों ताली, कहानी सुनाई है छोटू ने। और सब बच्चे तालियां बजाते हैं, बोले कि साहब इसने कहानी सुना दी। अब उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसमें एकदम ताकत आती है, बोले अच्छा मैं बोल सकता हूँ। तो ऐसे वाले आप व्यवहारों में उसके चेंजेस ला सकते हैं। वर्दी हेतु समूह में मिलना सिखा सकते हैं। कुछ 4 बच्चे बैठे उनमें ले गए कि इसको साथ खिलाओ, ऐसा है ना। उसके बाद देखो, समाज के लिए उपयोगी रूप से बालक का समाजीकरण करें। जो भी ठीक लगे आपको उसके हिसाब से आगे बढ़ जाओ, बच्चों को करवा दो। समाज के दोषों का अध्ययन कर बालकों को उनसे बचाएं रखने के लिए सक्रिय हो, है ना। देखो आप एक अध्यापक बनने जा रहे हो तो बेटा समाज में बहुत सारे तरह के दोष भी होते, अवगुण भी होते। सारा समाज सारे के सारे अच्छे हो जाएंगे तो हमारी पृथ्वी नरक से स्वर्ग बन जाएगी, है ना। भगवान राम साक्षात हमारे आसपास विराजमान हो जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम पापी लोग हैं तो समाज में कुछ अवगुण होते हैं, दोष होते हैं। नशा समाज में खूब फैला हुआ है। समाज में और भी बहुत सारी तरह की कुरीतियां फैली हुई है। बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं क्योंकि उनके पापा लोग भी झगड़ते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। वो क्या है एग्जाम्पल? मैं कहता हूं कि 2 भाई है और ये 2 भाई छोटे वाले भाई नहीं है, ये बड़े वाले भाई हैं, और इन दोनों के नीचे 2-2 संतानें हैं, छोटे छोटे टुन्नू हैं, और ये 2 छोटे छोटे टुन्नू भी हो गए। अब ये दोनों आपस में नहीं बोलते हैं तो ये भी आपस में नहीं बोलेंगे, ये दोष ही तो है। अब उनके आपस में मन मुटाव हो रहा है तो बच्चों में अपने आप आ गया। तो ये सामाजिक, अगर हम कहें समाज की बात करें तो इनमें बहुत सारे तरह के दोष होते हैं बेटा, है ना। तो इन दोषों को दूर करना चाहिए और उन बालकों को सक्रिय करना चाहिए इस बात के लिए कि नहीं, झगड़े में कुछ नहीं रखो, आप तो एक दूसरे से प्यार से बात किया करो, आप एक दूसरे से प्यार से समझाया करो। सर माइक की आवाज़ चेक करते रहना, कहीं बैटरी डाउन ना हो जाए, है ना। थोड़ा सा पानी पिला दो यार। अच्छा, अब हम बात करें, मैंने ये समाजीकरण तो कर ही लिया। अब देखो, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति क्या कहता है, अपनी बात बताओ। अब कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ और साथ में हमारा ये जो चैनल है ये शेयर कर दो। पहला ऑप्शन है सुनने वाले के अनुसार, गर्व के अनुसार, और प्रभावात्मक रूप से, मतलब इफेक्टिव की बात कर रहा है। अस्पष्टता से कैसे अपनी बात रखता है, आप बताओ। आपने बता दिया होगा अब तक सर। तो अब हम क्या कह रहे हैं, देखो इसमें सीधा सा है बेटा, सामाजिक रूप से परिपक्व जो एकदम बढ़िया वाला एकदम आदमी होगा ना, वो प्रभावात्मक रूप से रखेगा, यानी एकदम तगड़े से रखेगा बात, जो भी रखेगा सबको समझ आ जाएगी। ये हुआ हमारा पहला चैप्टर। मैं पूरी आशा करता हूँ ये बढ़िया वाला समझाया। कोई था इसमें मुश्किल? लोग बाग आगे लो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे ये अभिरुचि वाला मामला ऐसा नहीं है। अब आप समाजीकरण को समझ गए, आप सामाजिक परिपक्वता को समझ गए, आप समझ गए एक बालक से आदर्श व्यक्ति कैसे बनता है। अब इस पूरे प्रोसीजर को आप समझ गए। अब इसके इर्द गिर्द के आपसे 1000 सवाल पूछ लूंगा। आपने पहले झटके में ये सही बता दिया। क्यों बता दिया सही? क्योंकि बेटा आप अब पूरे इस प्रोसीजर को समझ गए हो। अब आपसे चाहे ऐसे में 20 सवाल पूछ लूं, आप सही करोगे कि नहीं? तो इसीलिए जब आपका दिल
गार्डन गार्डन हो चुका है इस बात पे कि सामाजिक परिपक्वता समझाओगे तो शेयर करो, दबा के शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। फिर हम प्री बीएसटीसी का दूसरा चैप्टर मांझते हैं, नेतृत्व। ये हमारा दूसरा चैप्टर आ चुका है, पहला पूरा कर लिया हमने, अब हम दूसरा चैप्टर पे आ गए हैं। एक बालक में नेतृत्व की क्षमता उसके अनुवांशिकता में ही होती है, हर बच्चा चाहता है कि वो नेतृत्व करे, वो लीडरशिप करे, बिल्कुल। तो फिर सर तो हर बालक में होती है, तो आप उसकी पहचान करो, उसको आगे लेके आओ, वो किसी न किसी काम में नेतृत्व करेगा, जरूरी थोड़े नेतृत्व नेता ही करता होता है, नेतृत्व खेल में भी होता है, कप्तान जो होता है, नेतृत्व 4 लोग बैठे होते हैं उनके बीच में भी होता है, नेतृत्व क्लास में भी होता है, नेतृत्व कोई खेल हो रहा है उसमें होता है, नेतृत्व हर जगह पे होता है। तो हमने क्या कहा, किसी समूह में जो व्यक्ति अपने विचारों, कार्यों आदि से समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है उसे नेता कहते हैं। नेता का मतलब ये नहीं होता जो राजनीति करता है वही नेता होता है, नेता वो होता है जो क्या अपने विचारों, कार्यों आदि से पूरे एक समूह को बांध के रखता है और उन तक अपना संदेश पहुंचाता है कि मैं ये ऐसा करना चाहता हूं, आज आप सब लोग मेरे साथ चलना, शाम को आज हम वहां पे खेल के आएंगे। जो ये बात कह रहा होता है बच्चा, वो क्या होता है, उनका नेता होता है। एक नेता को संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए, अर्थात व्यक्तित्व क्या होता है, मुखी होना चाहिए, यानी मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, एक नेता में क्या काबिलियत होनी चाहिए। अब एक नेता सामने खड़ा है, सामने आप 50 बच्चों को लेके जा रहे हो खेलने के लिए, आप कप्तान है उनके, और एक ने कह दिया बोले तेरे देख खड़ो है, तुम तेरे घरे जानते हो किशो कप्तान है, तो आप में गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप उसको समझाओगे एक तरफ ले जाके, बोले इधर मैं तेरे को समझा के लाता हूँ, ऐसा नहीं कहते होते, बाकी बच्चे बगावत कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर आप उसको ले जाकर समझाओगे और फिर वो शांत हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इनमें तीनों चीज, ये मैं तीनों समझा चुका हूँ, अब नहीं जिक्र करेंगे, सामाजिक परिपक्वता में हो चुकी है, अगर नहीं समझाए तो वहां पे जाके देख लियो। अब उसमें क्या होता है, ये चारों गुण होने चाहिए, शारीरिक अच्छा हो, संवेदनात्मक अच्छा हो, मानसिक अच्छा हो, सामाजिक में अच्छा हो, यानी कि थोड़ा शारीरिक भी ठीक होना चाहिए, मानसिक भी ठीक हो, तो वो अच्छा नेता कहलाता है। यानी कि एक बालक मतलब थोड़ा सा बाजे इतना माफ जे सांस पट्टी जेविंग, अब शरीर ढंगो कौन तो कौन के इलाज है। अब बात ये है कि उसको खेलने के लिए भेज दिया क्रिकेट का कप्तान बनाकर, अब कप्तान साहब बाहर बैठे हाँफ रहे हैं, बाकी की सारी टीम ग्राउंड में, तो शरीर का भी थोड़ा ठीक होना चाहिए, ये उसे अपने आप में चीजें पैदा करनी पड़ती हैं। बेटा नेतृत्व जो होता है ना, नेतृत्व का यानी लीडरशिप, किसी का नेतृत्व करना, है ना, ये 2 प्रकार का होता है, एक प्रजातांत्रिक होता है, एक निरंकुश होता है। प्रजातांत्रिक, और इसमें समझो मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रजातांत्रिक नेतृत्व का मतलब होता है, मैं कहता हूं ये एक दुनियादारी है, या मैं कहूं कि ये एक हमारा भारत देश है जिसने चंद्रयान-3 अभी पहुंचा दिया, आप सब बधाई के पात्र हैं। अब इसमें खूब सारी जनता रहती है, हम लोग रहते ही हैं। आपने कहा सर ठीक है बिल्कुल, तो हम सबने मिलकर, अब हम सारे तो मिलकर राज कर नहीं सकते, तो हम सबने मिलकर हमारे एक देश के नेतृत्व करने के लिए एक नेता चुना, और वो नेता आज के वक्त में क्या है, आज के वक्त में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है। और ये मोदी जी क्या है, ये प्रजातांत्रिक यानी प्रजा के द्वारा या प्रजा वाले तंत्र के द्वारा बनाए गए नेता हैं। ये अपने आप थोड़े बन गए थे, क्या इन्होंने ऐसे कहा था कि भाइयों और बहनों आज रात 8 बजे से मैं आपके देश का प्रधानमंत्री हूं? नहीं, नोटबंदी के लिए तो कहा था इन्होंने, परंतु ऐसे नहीं किया था मैं आपका प्रधानमंत्री हूं। क्यों? क्योंकि हम सब ने मिलकर, आपका 18 वर्ष उम्र पूरा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं चुना, क्योंकि वो तो बेटा आपकी उम्र होने पर आप वोट दोगे ना। आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दादाजी ने, सब लोगों ने मिलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना है। तो हमने क्या किया, प्रजातांत्रिक सिस्टम से, यानी हम सब ने कहा कि ये हमारा नेता है। अब आप देख लो उत्तरी कोरिया की बात, उत्तरी कोरिया में एक किम जोंग उन नाम का शासक है, वो तानाशाह है, यानी निरंकुश नेतृत्व है। इस प्रजातांत्रिक वाले में क्या होता है, आपके पास जीने का अधिकार, आपके पास रहने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सारे अधिकार होते हैं। आप मस्ती से अपनी जिंदगी जीते हैं, आप पे बहुत ज्यादा अंकुश नहीं लगाया जाता, निरंकुश नहीं लगाया जाता। आप स्वतंत्रता के साथ आप पढ़ाई करते हैं, आप जो मन में आता है खाते हैं, आप वैसी ड्रेसेस पहनते हैं, घूमने जाते हैं। परंतु निरंकुश नेतृत्व में क्या होता है, पहले बाप नेता होता है, फिर उसका बेटा होता है, फिर उसका बेटा होता है, बेटा नहीं है तो बेटी होती है, फिर उसके आगे से आगे ऐसे चलता रहता है। तो ये निरंकुश वाला होता है, या ना तानाशाही चलती है। उत्तरी कोरिया में कहते हैं बेटा
कि जींस पहनना लो नहीं है, और उत्तरी कोरिया में कहते हैं सिर्फ 10 तरह के हेयर स्टाइल चलते हैं वहाँ पे, 11वें तरह का हेयर स्टाइल बनवा लिया तो पूरा का पूरा टकला बना देंगे उधर, ऐसा ऐसा माहौल है। तो ये क्या है, निरंकुश है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि कानून थे अडमांजी धोखो हुआ, कोई पितर ने कौन धोखा फिर थारसा के हुए, वहाँ पे ऐसा चलता है। वो जैसा कहता है उत्तरी कोरिया वाला वो निरंकुश है, यानी उन सब पर एक क्या होता है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, जैसा राजा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। वहाँ की जनता स्वतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ पे प्रजातांत्रिक सिस्टम में क्या होता है, हम लोग स्वतंत्र होते हैं। बात को समझ गए मेरी? बिल्कुल। तो आप इसका बता दो हमें। एक विद्यालय का नेता होता है अध्यापक, छात्र, प्रधानाध्यापक, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी नेता होता है, समझदार। तो प्रधानाध्यापक हो गए। बात समझ में आ गई? बोले मास्टर बिल्कुल आ गई। अब आता है अगला चैप्टर बेटा, क्या? संप्रेषण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन। इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने को संप्रेषण कहते हैं। जैसे बेटा मैं ये जो संदेश है मैं अपने लेक्चर को आप तक पहुंचा रहा हूं, ये भी क्या है, संप्रेषण है। और वैसे ही आप में भी अच्छा संप्रेषण होगा, तभी आप एक अच्छे अध्यापक बनोगे, आप बच्चों तक ठीक ढंग से बात पहुंचाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ही ठीक ढंग से नहीं बोलोगे, आपके अंदर भी ठीक ढंग से कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे, संप्रेषण जो क्षमता होती है वो नहीं होगी, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? आपको मान लो 2 + 2 = 4 होता है, और आप बच्चों को क्या कह रहे हो, बच्चों ये 2 और ये 2, 1 2 3 4 = 4 होता है। अब उनको 4 की जगह कुछ दार सुन रहा है, बार सुन रहा है, कार सुन रहा है, और एक बच्चे को कार सुनाई दे गया, उसने कहा 1 2 3 4, 4 की जगह उसने कह दिया कार, है ना? तो ऐसे भी होते हैं कुछ बच्चे। तो आपके अंदर बोलने की जो क्षमता होती है, जिस भाव से आप अगले के पास संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उसी भाव के साथ संदेश पहुंचे, तभी बच्चों के समझ आएगा। तो संप्रेषण सबसे जरूरी पार्ट है, कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे के पास संदेश पहुंचाना। और टीचर में सबसे अच्छा संप्रेषण पावर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप में अगर जो आपके अंदर बात है, अगर उसे हूबहू आपने बच्चों तक नहीं पहुंचाया, तो आप अध्यापक अच्छे नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भरा हुआ तो बहुत है ज्ञान, पर वो ज्ञान आप बच्चों तक पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास अच्छा संप्रेषण नहीं है। दूसरा, संप्रेषण या कम्युनिकेशन लैटिन शब्द है, कम्युनिस यानी कम्युनिस्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्यतः। सामान्यतः एक दूसरे तक संदेश पहुंचाना, है ना? अब आगे चलते हैं। अब देखो संप्रेषण को के उद्देश्य क्या होते हैं। देखो, संप्रेषण का उद्देश्य प्रेरणा देना, सूचना देना, सूचित करना, चेतावनी देना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना, सुझाव देना। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है बेटा लर्निंग, सीखना। देखो, जब आप कल को रीट का पेपर दोगे ना, और आप तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के लिए बैठोगे, तो बेटा वहां पर आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान भी पढ़ोगे। और इसी मनोविज्ञान का सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो अधिगम ही होता है, फिर बुद्धि आता है और फिर व्यक्तित्व आता है। आप तो इतना समझो, इसको लर्निंग कहते हैं, को अर्थपूर्ण तथा समझ से युक्त बनाना। अब देखो, संप्रेषण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? अच्छे कम्युनिकेशन के, अच्छे संप्रेषण के, अच्छे आदान प्रदान करने को तरीके को हम संप्रेषण कर रहे हैं। अच्छे आदान प्रदान करने के तरीके के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? देख लो, प्रेरणा देना। अगर मैं आप तक एक बात कहूं कि बेटा इसरो के साइंटिस्ट को देखो, उन्होंने चंद्रयान 3 पहुंचा दिया, आप बड़े हो गए तब तक चंद्रयान 13 14 पहुंच चुका होगा, पर 15वां आप छोड़ोगे, आप साइंटिस्ट बनने वाले हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तो उन्हें उड़ते हुए परिंदों का बड़ा प्यार था। वो कहते थे ये कैसे उड़ जाते हैं, तो वो अपने एक टीचर के पास गए 5वीं क्लास में जिनसे पढ़ते थे। तो उनके टीचर ने अगली रोज सुबह 4 बजे बुलाया कि सारे बच्चे कल सुबह 4 बजे आ जाना। सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग में क्या होता है, समंदर के आसपास खूब सारे पक्षी उड़ रहे होते हैं। तब वो समझाना चाह रहे थे, कोई बालक नहीं गया, एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गए थे। और देख लो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाए, और उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ नया आविष्कार करके गए, है ना? दूसरा, सूचना देना। मैं आपको सूचना दे रहा हूं, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बच्चों आपका एग्जाम 28 तारीख को होने वाला है, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। मैं कोई सूचना प्रदान कर रहा हूं कि बच्चों कॉन्फिडेंट होके जाना, पानी वानी साथ अगर ना ले जा पाओ तो अपने टीचर को कहना, ये सूचना है मेरी। तो मैं अच्छा संप्रेषण है तभी मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। अगर मैं कहूं सूचित करना, मैं आपको सूचित भी कर रहा हूं, यानी सूचना प्रदान कर रहा हूं। चेतावनी देना, मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूं कि बच्चों आप एग्जाम से 1 डेढ़ घंटे पहले पहुंच जाना एग्जामिनेशन हॉल में।
क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी गाड़ी खराब हो जाए, हो सकता है ट्रेन लेट हो जाए, तो आप टाइम 1.5-2 घंटे का पहले से ही मार्जिन में रखना और टाइम से पहुंच जाना। बरसात आ सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो ये क्या है, ये मेरे पास अच्छा संप्रेषण है तो मैं पहुंचा रहा हूं। मुझे पता ही नहीं है कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, या मेरे अंदर नॉलेज ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे ये सारी चीजें बता सकता हूँ। वैसे ही आप बच्चों को कल को बता दोगे, जैसे एग्जाम होने वाला होगा तो आप उनको चेतावनी भी दोगे, कोई नकल नहीं करेगा। तो आप अध्यापक हैं, मार्ट साहब बन गए हो आप, तो कहोगे बच्चों को, आप बच्चों को कहोगे पेंसिल, अपना रबड़ या जिसको हम अरेजर कहते हैं, या हम कहे शार्पनर जो होता है, आप अपना जो पेंसिल छिलने वाला होता है इंस्ट्रूमेंट, वो सारे के सारे साथ लेके आओगे। आप एक ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए। आप ये सारी चीज़ें सूचित कर रहे हैं एग्जाम से पहले, तो आप में अच्छा होगा कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको पता होगा कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तभी तो आप बता पाओगे ना मार्ट साहब। अब देखो, अब आपसे आज से आप भी मार्ट साहब हो गए हैं, इस बात पे शेयर मत, ये कर देना शेयर, कहीं भूल मत जाना आप लोग। देखो, व्यवहार में परिवर्तन लाना, कोई बच्चा गुस्सेल है, बड़ा लड़ाई झगड़े ये सब कुछ करता है, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना आप सिखाते हैं, अच्छे कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखने की क्षमता उसकी थोड़ा सा अर्थपूर्ण हो जाए, यही इसके उद्देश्य हैं। बात समझ में आ गई? आपने कहा सर ठीक है, बिल्कुल आ गई। अब संप्रेषण में क्या होता है, एक आदमी एक संदेश को किसी के यहाँ तक भेजता है, जैसे मैंने अपना संदेश आपके यहाँ तक भेजा है, तो ये कैसे भेजा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। प्रेषक यानी भेजने वाला, सेंडर भेजने वाला, ये संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, आप संदेश को पहले क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, फिर लिखते हैं और फिर प्रसारित करते हैं। आप हमारे YouTube से ही ले लो, हमने पहले नोट्स को थोड़ा सोचा ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर उनका लिखा या टाइप कर लिया और फिर हमने YouTube के माध्यम से आप तक प्रसारित कर दिया। ये संदेश बन के क्या होगा, कोई चिन्ह या संकेत में जाएगा, तो ये YouTube की अपनी एक भाषा होती है, या वो किसी एक क्या कहते हैं चिन्ह के रूप में आपके मोबाइल तक पहुंचा। जैसे ही आपने उसको देखा तो आपने पढ़ा, उसकी व्याख्या करी और उस पर प्रतिक्रिया प्रसारित की कि क्या बात है सर, आपने तो बहुत बढ़िया पढ़ाया है, दिल खुश हो गया मार साहब, ऐसा तो कोई पढ़ाया ही नहीं, अब हमारे 50 में 50 आएंगे, पक्का आपसे वादा करते हैं। और फिर बेटा आपने इसी संदेश के माध्यम से आपने नीचे कमेंट कर दिया, बोले मार साहब एकदम बढ़िया जोरदार वाला पढ़ाया, और हमने शेयर भी कर दिया, तो फिर क्या होगा, मुझ तक वापस आ गई बात। यही प्रक्रिया है, भेजने वाला क्या करता है, निर्माण करता है, लिखता है और प्रसारित कर देता है, और वो जो प्राप्त करने वाला होता है वो पढ़ता है, व्याख्यान करता है और प्रतिक्रिया प्रसारित करता है। अच्छा है कि बुरा है, प्रतिक्रिया मतलब यही हो ना, अच्छा है कि बुरा है, यानी कि आप नाक चढ़ा के कमेंट करोगे, बोले नहीं मार साहब ऐसा नहीं है, या फिर आप बड़ी खुशी से स्माइलिंग फेस से करोगे ना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व क्या क्या होते हैं, अभी तो पढ़ क्या है, तत्वों में क्या रखा है, एक भेजने वाला होता है, फिर संदेश होता है, माध्यम भी होता है, संकेत या प्रतीक भी होता है, विचारों की भाषा का प्रदान करना होता है, ये संदेश को पढ़ना व अर्थ निकालना होता है, ग्राही यानी जो प्राप्त करने वाला, संप्रेषण संदर्भ, किस संदर्भ में भेजा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अगर आप होली का मैसेज भेज रहे हो तो आप उसमें दिवाली वाले पटाखे थोड़े लगा के भेजोगे। मान लो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने दोस्त को ये कह रहे हो हैप्पी दिवाली मेरे दोस्त, और आप हैप्पी दिवाली में आप ये कह रहे हो साथ में क्या, आपने उसके साथ में खूब सारे रंगों के और वो आपने डायग्राम भेज दिए। संदेश क्या संदर्भ सही था? नहीं। क्या है ना कि दिवाली पे दिवाली का ही संदेश जाए तो अच्छा, और होली पर होली का संदेश जाए तो और ही बेहतर है ना। तो ये चीज है। संप्रेषण का अर्थ क्या है, अब आप इसका आंसर बताओ। ऑप्शन ए, एक व्यक्ति की बात को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना। सर चेक करते रहना आप उसको, सब ठीक चल रहा है? ठीक है। एक व्यक्ति की बात को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना, एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव में अन्य तक पहुंचाना, अच्छा वक्ता होना, सदैव सहायक सामग्री होना। संप्रेषण का मैंने क्या कहा, दिवाली के दिन दिवाली का ही संदेश पहुंचे, होली का ना पहुंचे, तो एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव से अन्य तक पहुंचाना। सिंपल सी बात है, आप गणित के मास्टर बन जाओ कल को, तो मार साहब आपकी गणित की भाषा बच्चों तक वही जानी चाहिए जो आप पहुंचाना चाह रहे हो, उसी भाव में जानी चाहिए, है ना। ठीक है, अब आ जाओ व्यवसायिक प्रतिबद्धता, है ना, ये जो है ये आप में होना बेहद आवश्यक है। व्यवसायिक प्रतिबद्धता क्या होती है, देखो क्या होता है ना कि व्यवसायिक प्रतिबद्धता का, जैसे मैं आपको कहूँ, आपके पिता एक किसान हैं, जमींदार हैं, तो वो खेती किसानी की इज्जत करते हैं। कैसे करते हैं, वो अपने प्रोफेशन को कभी बहुत बुरा नहीं कहते, वो अपनी माँ धरती को कभी बुरा नहीं कहते। वैसे ही एक पेंटर जो होता है, जब वो पेंटिंग करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपनी पेंटिंग को कभी बुरा नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उससे उसका परिवार पलता है।
अगर मैं कहूँ कोई मिस्त्री है और वो सुबह से शाम तक गाड़ियाँ ठीक करता है, ऑटोमोबाइल्स में काम करता है, तो वो मिस्त्री की जो भी इसका प्रोफेशन होता है मैकेनिक का, वो उसको कभी बुरा नहीं बताएगा बेटा। एक कुम्हार जो सारा दिन घड़े बनाता है वो उसको कभी बुरा नहीं कहेगा। हर एक आदमी का अपना व्यवसाय होता है और उसके प्रतिबद्धता होनी चाहिए, यानी कि वो उसको कभी भला बुरा ना कहे, है ना। आप कल को मार्ट साहब बन जाओ, आप क्या है, आप मार्ट साहब बन गए, तो आप इस मार्ट साहब वाले जो व्यवसाय है, एक तरह का व्यवसाय हुआ ना, आपसे इसका परिवार चलता है, आप दो पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं, तो आपकी प्रतिबद्धता तकड़ी होनी चाहिए। कैसे? आपकी प्रतिबद्धता यूं एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, बोले कि मार्ट साहब सबसे अच्छा प्रोफेशन होता है टीचर का, और होता ही है। आप लोगों ने ऐसे सुन रखा, बोले की कौन करना पड़ा मार्ट से ला जाओ, मास्टर बने बाद की कौन सरकारी, मजा ही मजा है, न्यारा ही अलग ही। नहीं, ये प्रतिबद्धता नहीं है, ये तो बदनामी है मास्टर जात की। क्यों भैया, काम क्यों नहीं करना पड़ेगा? जो आप सरकार से तनख्वाह ले रहे हो, जो आपने इतना सारा नॉलेज, सरकारी नौकरी लगे हो, ऐसे तो हो नहीं चने दे के पास हुए, तो पढ़ के लगना पड़ेगा, और पढ़ के लगना पड़ेगा तो भेजे में बहुत सारा ज्ञान जाएगा, वो ज्ञान बच्चों तक तो पहुंचाओ, पैसा इसी बात का तो मिल रहा है, इसके प्रतिबद्धता आपकी होनी चाहिए, है ना। तो देखो, प्रति आपके अपने व्यवसाय की, यानी टीचिंग, यानी जो शिक्षक जो जगत होता है, इस शिक्षक जगत के प्रति आपकी निष्ठा तथा उत्तरदायीपूर्ण को ही व्यवसाय की निस्बद्धता कहते हैं, प्रतिबद्धता कहते हैं। आप जिम्मेदारी के साथ, आपको लगना चाहिए कि मैं एक अध्यापक हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं कोई नशा ना करूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं एक आदर्श व्यक्तित्व बन के रहूं, तो बच्चा वैसा ही करेगा। दूसरा, मैं ऐसा कहूंगा कि टीचर बनना इस दुनिया का सबसे महान काम है, और टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना भी इस दुनिया का सबसे महान काम है। तो बाकी बच्चों में भी एनर्जी पैदा होगी कि हमारे मार्ट साहब देखो हमें पढ़ाने के लिए इतना उत्तेजित रहते हैं, इतना एकदम प्रेरक रहते हैं, तो वैसे उन बच्चों में आना चाहिए। दूसरा देखो, व्यवसाय, अध्यापक स्वयं अपने समाज को निम्न स्तर का मानते हैं। ऐसा होता है, बोले कि नार है, क्योंकि नौकरी है, दिन गए बाड़े अथन तई काम ही काम करावे, आजकल पढ़ाण को तो टेम ही कौन दे, सरकार रजिस्ट्रा माथो मरावे, इया बिया घना ही करने वाला ला देगा, जिक्का दोहरा हुआ नहीं काम करता, वे सारा ही दोहरा हो सी। परंतु बच्चों, आपको कल को जब मार्ट साहब बन जाओ तो आप कहोगे नहीं, हमारा जो प्रोफेशन है वो सबसे उच्च स्तरीय है, कोई आईएएस और कोई आईपीएस हमारे आगे नहीं है, सब हमसे पढ़ के जाते हैं और फिर आईएएस आईपीएस बनते हैं, है ना। तो इतनी पावर होती है एक टीचर में, वो एक वैज्ञानिक से लेकर एक आईएएस आईपीएस सब कुछ बनाने की ताकत रखता है। निम्न स्तर का नहीं मानना चाहिए, ऐसा प्रोफेशन नहीं है हमारा, हमारा प्रोफेशन तो बहुत ऊंचा प्रोफेशन है। अब आ जाओ, शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक होने के लिए निम्न पक्षों की ओर ध्यान देना चाहिए। बेटा ये सारी फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, नहीं मिले तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखो, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और अन्य, ये चार चीजें आप में होनी चाहिए। शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक, यानी टीचिंग प्रोफेशन के प्रति, पढ़ाने के प्रति, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। शारीरिक, देखो अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। अब वो आप ही रोग लो रहे जो टावरान के वो बिथे योगा करे करो, क्यों? वो आप 10 बजे उठे भी स्वास्थ्य ठीक को नहीं। अच्छा, दूसरा ऊर्जावान होना चाहिए, एकदम एनर्जी वाला, वेशभूषा व प्रस्तुतिकरण एकदम अच्छा होना चाहिए। कटे आपका मास्टर जी पाटेटा कपड़ा हुआ है और वो टावरन का ना तड़के प्रेस करके पैर गया एक मास्टर टावर खाया दाना माज जी थाने ते रहने दियो इसी बात करने। तो ऐसा होना चाहिए। आवाज ऐसी एकदम तगड़े वाली होनी चाहिए, उस तक बच्चों तक पहुंचे। भाषा अच्छी होनी चाहिए और प्रसन्नचित्तता होनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। ऐसे नहीं है मुंह लटकाए आ रहा है, गुस्से में आ रहा है। कई कई मास्टर होते हैं ना अपने स्कूलों में, भाई साहब जैसे ही वो अंदर एंट्री करते हैं स्कूल के बच्चे शांत, जैसे ही वो बाहर जा रहे हैं बच्चे खुश हो जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व किस काम का? अरे हम डरा के थोड़े रहना। आप कल को जब बड़े मास्टर बनो ना तो आप एकदम गुस्सेल मास्टर नहीं बनना, मेरी बात याद रखो। जितना आप हंस खेल के कूद के बच्चों के साथ मनमोहक वाला काम करोगे, बच्चे आपसे सीखेंगे, आपको जीवन भर याद करेंगे। हमारे कई टीचर थे जिनके घुसते ही हम गायब हो जाते थे, हम दिखते थे जमीन में घुस जाते थे, बोले मार साहब आ गया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जैसे विषय वस्तु का ज्ञान, जो आप बच्चों को विषय पढ़ा रहे हैं उसका बहुत तगड़ा ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण मनोविज्ञान आपका अच्छा होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, उनका मनोविज्ञान जानो। कोई बच्चा मंदबुद्धि है तो उसको कैसे सिखाया जाएगा, कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको ज़्यादा होमवर्क कैसे दे के उसको सिखाया जा सकता है। बालक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा बालक किस प्रकृति का, उदंडी है, शांत है, खेलने वाला है, जो भी है। देश व राज्य की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब देखो, देश हरियाली तीज कब आती है, दीपावली कब आती है, होली कब आती है, इन सब चीज़ों का उसके मन में ज्ञान होना चाहिए। समाज में व्यक्तिगत बुराइयां, इसके बारे में उसे पता होना चाहिए। आत्मविश्वासी होना चाहिए। ये सब मनोविज्ञान से उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो।
नैतिकता में सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल सर्वसम्मति से समाज में सब लोगों को बराबर का हम एक समान समझे, वहीं लड़का वहीं लड़की। बहुत सारे गाँव में आप ऐसा सुनोगे कल को जब माड़ साहब बन जाओगे, बोले छोरियन पढ़ार के करनो है, वो तो आगलो धन्य है, आने कौन पढ़ाऊँ आप यहाँ कौन करा। तो ऐसा नहीं होगा, बाल को पढ़ाना होगा, सभी समान होते हैं। सामाजिक न्याय इसी को कहते हैं, सभी लोग एक समान, यानी वहीं पे बालिका पढ़े वहीं पे बालक पढ़े, तो ये सामाजिक न्याय हुआ, ठीक है। निष्पक्षता होनी चाहिए, वो किसी एक की घनी मेर ना लें तो वह बोली हाँ ओ ठीक है इंटेलिजेंट, बस इन रोड़ा कौन करना, बाकी सारा देखो डाफा चुप करे रखो, ऐसा नहीं हो। 3 दयालु व संवेदनशील होना चाहिए, गुस्सेल आदमी नहीं होना चाहिए, कभी माफ करने वाला भी हो, है ना, और धैर्यवान व विनम्र होना चाहिए, उच्च चरित्र वाला होना चाहिए। देख लो अन्य में क्या हो, आशावादी होना चाहिए, उसमें ऐसी आशाएं होनी चाहिए कि मेरे बच्चे आगे कल को आप भी मार साहब बनोगे, आप में इतनी तो आशा होनी चाहिए ना कि आपके जो बच्चे होते हैं जिनको आप पढ़ाओगे मार साहब, वो आगे चल के बड़े आदमी बने, कुशल नेता, कुशल कक्षा प्रबंधक होना चाहिए, संसाधन युक्त हो, समाज सुधारक होना चाहिए, ये सारी चीजें होती है। लास्ट अंतः व्यक्तिक संबंध, है ना, ये इंटरनल जो होते हैं अपने संबंध, उनकी बात कर रहा है। समाज का प्रत्येक अंग छोटे छोटे उपतंत्रों से मिलकर बना है, जैसे विद्यालय, विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां, उद्योग आदि समाज के अंग का उपतंत्र है। जैसे समाज है, मैं आपको समझाता हूं समाज कैसे बनता है, आपको विमर्श सब समझाओ। देखो ये मैं कहता हूँ एक समाज है, इसमें बहुत सारे तरह के लोग हैं, तो इसमें क्या होता है, उद्योग इसमें होता है, विद्यालय उसमें होता है, हॉस्पिटल इसमें होता है ना, पंचायत समिति इसमें होती है, लोग इसमें रह रहे होते हैं, अलग अलग तरह का कारोबार इसमें चल रहा है। तो इन सब को मिलाकर हमने क्या नाम दे दिया कि देखो ये छोटे छोटे उपतंत्र से मिलकर क्या बना हुआ है मेरे दोस्तों। जैसे उद्योग अलग है, विद्यालय अलग है, कॉलेज है, हॉस्पिटल, ये छोटे छोटे उपतंत्र हैं। ये क्या है, ये छोटे छोटे उपतंत्र हैं। इन उपतंत्रों से मिलकर क्या बना है, इनसे मिलकर बना है समाज। यानी हम जिस समाज में रह रहे हैं, आपके भी तो चारों तरफ बहुत सारी चीजें होती है ना, तो इन सब से मिलकर क्या बना है, समाज बना है। अब बस 2 मिनट 5 मिनट का और खेल बचा है, और फिर अब मैं फिर कह रहा हूं, अगर चैनल को शेयर नहीं किया तो देख लियो, फिर नितिन सर बाद में कभी शिक्षण अभिरुचि आपको ऐसे पढ़ाएंगे नहीं, इस बार मैं फिर मैं आपको किसी और तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, और फिर मैं चैनल सब्सक्राइब करवा के रहूँगा आप लोगों से, देख लेना। तो समाज का प्रत्येक अंग छोटे छोटे उपतंत्रों से मिलकर बना होता है, जैसे विद्यालय, विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां, ये सब है। इसी प्रकार विद्यालय में भी, इसी प्रकार प्यारे भक्तों, विद्यालय में भी क्या है, विभिन्न घटक होते हैं, आपस में मिलकर एक लघु समाज का निर्माण करते हैं। बिल्कुल देखो क्या कह रहे हैं इनमें, जैसे हमारा समाज अलग अलग उपतंत्रों से मिलकर बना, यानी हमारे समाज में विद्यालय भी होता है, हमारे समाज में हॉस्पिटल भी होता है, हमारे समाज में अलग अलग चीजें होती है, वैसे ही हमारे समाज में जो विद्यालय होता है वो भी अलग अलग घटकों से मिलकर बना होता है और एक लघु समाज का निर्माण करता है। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो नेता होता है वो कौन होता है, वो प्रधानाध्यापक होता है। अध्यापक कक्षा में नेतृत्व करता है, बस यही है। अब इन सब तंत्रों का आपस में, टीचर का प्रधानाध्यापक के साथ अच्छा संबंध हो, प्रधानाध्यापक का बालकों के साथ हो, बालकों का प्रधानाध्यापक के साथ हो, यानी कि उनके अंतः व्यक्तिक संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। टीचर टीचर के साथ प्रेम भाव से बोले, टीचर प्रधानाध्यापक के साथ प्रेम से बोले, बच्चों के साथ बहुत बढ़िया तरीके से पेश आए, यानी पूरा एकदम परिवार की तरह नजर आना चाहिए माहौल। तब हम कह सकते हैं उनके अंतः व्यक्तिक संबंध बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। लास्ट चैप्टर जो बचता है वो है सजगता। मैं कोशिश ये की है मैंने बेटा कि मैं आपको हल्के हल्के करके सारी चीजें मैंने बता दी है, और इस कोशिश के साथ मेरी ये भी कोशिश रही है कि आप में वो चीज़ें डेवलप हो जाएगी। कल आप जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे ना, तो मेरा वादा है आप लोगों से कि आप यही पाओगे कि अच्छा इस तरह से ये माहौल होता है, कि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, रट्टा मारने से नहीं हो, रट्टा तो मारना ही नहीं, हमें समझना है। अब देखो सजगता क्या होती है, सजगता यानी जगा रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, बस इतना सा तो है, और है क्या। सजगता या जागरूकता से अभिप्राय है कि एक अध्यापक को अपने आसपास के वातावरण तथा उसमें होने वाली घटनाओं अतिरिक्त संपूर्ण जगत में होने वाली नई घटनाओं, तकनीकियों, ज्ञान खोज इत्यादि से परिचित होना चाहिए, जिससे वो छात्रों को समक्ष प्राचीनतम ज्ञान को नए रूप में तथा वर्तमान मूल्य संबंध समझाए देते हैं। आपको क्या होली मार साहब, आप अपने वाली भाषा में समझाओ, हम समझाते हैं। आप कल को मार साहब बन गए, आप हर रोज अखबार पढ़ते हैं, आपने सुबह सुबह पढ़ा अच्छा चंद्रयान 3
हमारा यहाँ पर चांद पर इसके दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जाके लैंड कर चुका है। अच्छा, मणिपुर में हिंसा हो रही है, दिल्ली में ये हो रहा है, और मक्का में अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इस तरह से आपने बहुत सारी खबरें पढ़ी जो आज की मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ। अब जब आपने ये खबर पढ़ी तो आप जब कल, या मैं कहूँ आज सुबह की बात करूँ, तो आज ही आपको स्कूल जाना हुआ, और जब 9 बजे आपकी प्रेयर होना स्टार्ट हुई, प्रार्थना, तो प्रार्थना के बाद आप सब बच्चों को बताया कि हमारे देश का चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है, और उसके बाद अब हमारे वहाँ पर खूब सारी नई नई खोज होगी, वहाँ पे पानी है कि नहीं इन बातों का पता लगेगा, वहाँ पे जीवन होता है कि नहीं होता। तो चांद पे हमारा चंद्रयान 3 जो है वो पहुँच चुका है, आपने बच्चों को बताया। अब देखो क्या है, आप जब साइंस पढ़ाने जाओगे तो वहाँ पे आप एक चैप्टर पढ़ाओगे बेटा उपग्रह, और वहाँ पे जब उपग्रह, अंतरिक्ष, तारे, सूर्य, पृथ्वी, सब चीज़ें पढ़ाओगे, तो आप तो छोटे छोटे बालकों को पढ़ाओगे 5वीं क्लास तक के, उनको फिर याद करवाओगे। उस दिन मैंने कहा था ना एक चंद्रयान भेजा गया था हमारे यहाँ पे 3, सब बच्चे कहें हाँ हमारे साहब बताया था, वो बेटा यही उपग्रह से संबंधित है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको अगर आज के नॉलेज का पता होगा, आज की घटनाओं का पता होगा, तो दोस्तों क्या होगा, आप बच्चों को बता पाओगे मार्ट साहब ने आपने ही कौन बेरो विकाल किए हुए और आज किए हुए बिना आपने ही कौन बेरो हुई चंद्रयान के चीज है क्या खातिर भेजो बटावरन के बतासी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बेटा पहले नॉलेजेबल बनना पड़ेगा, हर रोज अखबार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जाकर क्लास में बच्चों को बता पाओगे। आपको सजग रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, आसपास की सभी घटनाओं को आप देखते रहो, आपको पता चलेगा अच्छा ये काम गलत हो रहा है। जैसे आपके आसपास की जो घटनाएं होती है उसमें आपने देखा किसी बालक जो है, छोटा सा बालक, वो घर से आता है, उसकी मम्मा उसको पीट के भेज रही है, वो बालक चुपचाप आके बैठ जाता है। एक दिन आपने देखा उसके चोट लगी हुई थी, उस बच्चे को आपने पास में बुलाया, आपको घटनाओं का पता होना चाहिए, आप उसके घर पे भी पहुंच गए, बोले कि ऐसे कैसे पीट के भेज रहे हो, बोले कि आता नहीं है, तो आप इसको प्यार से भेजो ना, पीट के आप कब तक भेज दोगे, पीटने से कभी कोई महान बना है। तो इन सब चीज़ों का भी पता हो, फिर आप संदेश दे सकते हो समाज में। दूसरा कि हमारे देश में होने वाली घटनाओं का पता हो, विश्व में होने वाली घटनाओं का पता हो, इन सब चीज़ों का अगर आपको पता होगा तो बेटा आप क्या करोगे, आप उन सब बच्चों को बड़े प्यार से समझा सकते हो, बता सकते हो कि दोस्तों ये चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी। आप अपने विषय वस्तु को, आप अपने सब्जेक्ट को बहुत तगड़ा बनाकर पेश कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत जैसे घटनाओं को, तकनीकी के बारे में, ज्ञान के बारे में, खोज के बारे में, किसने कौन सी खोज की थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहते हैं, इन सब चीज़ों का अगर आपको पता होगा तो आप जो प्राचीन ज्ञान होगा उसको नए रूप में और वर्तमान के हिसाब से, आजकल के जो मूल्य है उसके हिसाब से बच्चों को समझा सकते हो कि बेटा देखो ऐसा है, पहले के ज़माने में मोबाइल छोटा सा होता था, उससे बात होती थी, परंतु वर्तमान में इसी मोबाइल को देखते हुए इसकी रेंज बढ़ चुकी है। अब इससे हम व्हाट्सएप भी करते हैं, यूट्यूब पे हम बहुत सारी क्लासेस भी लगाते हैं, हम सृष्टि क्लासेस के चैनल को शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो आजकल के मूल्य बदल गए हैं, पहले सिर्फ मूल्य एक ही था बात करना, परंतु आजकल के मूल्य देखो कितना सारा काम बढ़ गया। व्हाट्सएप पे हाय हेलो मामी जी को करा गुड नाइट और उसको फलां डिम के टाइप के मैसेज करे, ये आजकल के मूल्य वर्तमान के हैं। तो हर एक चीज़ को, पुरानी चीज़ को नए के साथ जोड़ते हुए अगर आप करोगे तो फिर हम कह सकते हैं। अब बेटा लास्ट में एक अध्यापक को सजग रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो बताया गया है। नित्य समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, हर समाज में होने वाली गतिविधियों में ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ये आपको करने हैं सारे, तभी आप एक अच्छा अध्यापक बन पाओगे। विषय से संबंधित नए ज्ञान हेतु संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करोगे, है ना, स्वयं आदर्श उदाहरण बनकर छात्रों के बीच में जाओगे कि बच्चों मैं किताबें पढ़ता हूँ, बच्चों में अच्छी अच्छी एक्टिविटी या मैं क्रियाओं में भाग लेता हूँ, आप भी लिया करो। तो बच्चे आपको देखकर अनुकरण करेंगे, आपका, है ना, अनुसरण करेंगे। विद्यालय के अतिरिक्त पड़ोस, कस्बे, गांव इत्यादि में सक्रिय रहने चाहिए। आपको शाम को 2 घंटे आसपास के गांव में जाके आना चाहिए और आप वहां पे सब बच्चों को खेल के मैदान में आप प्रेरणा दे के आओ, लोगों को बताओ खेल के बारे में। अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं तो आसपास के गांव में भी जुड़ो, उन गाँव के बच्चों को आपके बच्चों तक पहुंचाओ। खेल अगर आप हफ्ते में 1 आध बार दूसरे गाँव के साथ करवा रहे हो तो ये बहुत अच्छा कुछ करवा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारे 5-7 चैप्टर थे बेटा,
जो ठीक ढंग से हमने पूर्ण कर लिए हैं, और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको बेहद अच्छे से समझ आया है। आपको इसमें रट्टा नहीं मारना है। मैंने क्या कहा, जैसा मैंने आपको बताया वैसे आपने समझ लिया। अब आप इस वीडियो को शेयर कर दो और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सृष्टि क्लासेज 9, मैं आपको थोड़ा लिख के बता देता हूँ, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। अगर नहीं गए हैं तो देखो, ऐसे लिखोगे SRISHTI, फिर आप बिना स्पेस छोड़े क्लासेज, है ना, और फिर आप बिना स्पेस छोड़े नौहर लिख दोगे, और इतना लिखते ही आपको हिंदी में जो ये इधर लोगो नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये जो लोगो नजर आ रहा है, ऐसा लोगो आपको दिखाई देगा, और आप उसका बटन दबा देना जितने भी उसमें हैं, और आपको वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। हम आपको PDF भेज देंगे, एक बार ढंग से देख लेना, और बेटा इससे आपका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया। अब जब कल सवाल आएंगे 50 का एक इंपॉर्टेंट, 100 का एक इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये जुगाड़ लगाते हैं लोग व्यू लाने के लिए। आपके अंदर थोड़ी सी समझ पैदा हो गई है, अब आप बड़े खुश हो चुके हैं। आप कहोगे मार साहब हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका हिंदी इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, आपका जीके अच्छा होना चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो के जस्ट कोई 10-12 घंटे बाद, यानी कल संडे के दिन, एक वीडियो और आने वाला है जिसमें आपकी रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे, और आपके साथ कुछ और चीज़ें डिस्कस की जाएगी कि प्री BSTC के एग्जाम में किस तरह से हम आगे जा सकते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और बेटा नितिन सर और सृष्टि क्लासेस परिवार की तरफ से आपको अग्रिम ढेरों शुभकामनाएं। आपका BSTC का पेपर एकदम तगड़े वाला और मस्त वाला हो जाए, यही हमारी दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को शेयर करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।